So, in the last video, we have discussed some of the concepts related to force, and उसके बाद हमने पढ़ा था कई सारे उसके लॉज ऑफ मोशन के बारे में. तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होगा. क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूव विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. ओके, मतलब अंदर घुसने के बाद 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये इतना रुक गया. व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कैसे निकालेंगे? देखो, रेजिस्टिव फोर्स को हम कहते हैं फोर्स जिसमें कि रिटार्डेशन हो एक्सेलरेशन की जगह पे. ठीक है, तो वो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. हमें बहुत ही अच्छे से क्या हमें मास पता है, पहली चीज क्या क्या चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं. ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगेगा हमारा, क्योंकि हमको यहाँ से एक्चुअली में एक्सेलरेशन निकालना है. तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे जहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा हो जाएगा काम. ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, अगेन ये क्लास 9 की चीज़ें अगर रिवाइज करी होंगी तो बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा. ओके, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर ओके माइनस यू का स्क्वायर is equal to 2as, where s is distance, a is acceleration, u is initial velocity and v is final velocity. यहाँ पे हमको सबकी वैल्यू पता है. फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो है क्योंकि अल्टीमेटली वो रुक जा रहा है. ठीक है, बुलेट. इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 ले लेते हैं. और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.6 है ना, मीटर आ जाएगा. ओके, एंड इसी तरीके से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो निकल के चला आएगा. क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन हमारा? तो इसी इक्वेशन में थोड़ा सा रखेंगे. तो एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी का स्क्वायर तो जीरो स्क्वायर हो गया यानी कि जीरो, माइनस यू का स्क्वायर कह रहा है यानी कि 90 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 9 is 81, तो 8100 राइट. अपॉन में अब क्योंकि जीरो माइनस ये है तो माइनस ऑब्वियसली वो हो गया, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये हो जाएगा 1.2 लिख लेते हैं इसको 1.2. ठीक है, तो ओके ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है. अभी यहाँ से हमको एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाली है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन रेजिस्टिव फोर्स, मतलब कि जो फोर्स में जो एक्सेलरेशन फोर्स के मामले में जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्चुअली में रिटार्डेशन होगा. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन. तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है यानी कि रिटार्डेशन को आप बिना नेगेटिव के साथ लिखते हैं. और 9 की चीज़ अगर हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से. तो इसको हम हल्का सा जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हमारा जो आंसर आएगा वो 6750 करके कुछ होगा. ठीक है, ये आ रहा है नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव 6750 और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है. अच्छा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम इसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन. रिटार्डेशन इज इक्वल टू 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे रिटार्डेशन कितना है तो आप बताओगे पॉजिटिव 6750, बट आपसे क्वेश्चन में पूछे एक्सेलरेशन कितना है तो आप बताओगे नेगेटिव 6750. समझ रहे हो? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, वर्ड चेंज होंगे तो साइन चेंज हो जाता है. ओके, यहाँ से रिटार्डेशन पता चल गया. अब तो हमें रिटार्डेशन पता चला है, अब यहाँ से हमको फोर्स निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन. रिटार्डेशन तो ये फोर्स कैसा है? रेजिस्टिव. सॉरी. ओके, तो यहाँ से रेजिस्टिव फोर्स का पता लग गया हमें. हाँ, तो कैसे निकलेगा वो? मास तो हमें पता ही है, वो तो केजी में ही रहेगा. तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय
6750। तो सारी यूनिट्स हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड रखी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 100 ये 4 इंटू ये, तो 100 नीचे 25, 25 से 6750 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ ये आ जाएगा 270 न्यूटन। 270 न्यूटन, न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो ऑब्वियसली न्यूटन होती है। सारे कुछ स्टैंडर्ड हमने वैल्यू रखी थी तो ऑब्वियसली न्यूटन आना ही था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और इसी के साथ अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? ओके, उसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि द मोशन, हाँ ओके चलो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, और जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, मींस डिफरेंशिएशन करना होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अ बॉडी ऑफ मास m moves along x axis such that its position coordinates at any instant t is given। instant t का मतलब एक कोई इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, एक कोई पर्टिकुलर टाइम है उस पर ये इक्वेशन दी हुई है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके। x इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर 3 प्लस सी टी। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट इंस्टेंट टी। तो ठीक है, आपको ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब आपको पता होगा कि अगर ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है यानी कि पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है आपकी वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास तो आपको m दिया हुआ है और एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकालोगे डिफ्रेंशिएट करके, 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके लिए डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो मैंने पहले के क्लासेस में बताया हुआ है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में भी कई बार बता चुके हैं और यहाँ पे भी बताया। सो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, हम निकाल लेते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखा हुआ है, बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम dx बाई dt करेंगे, dx बाय dt, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब dx बाई dt करेंगे तो ये हो जाएगा d ब्रैकेट में ये पूरा इक्वेशन, इसको कॉपी करके यहाँ करूँगा मैं पेस्ट। ये पूरा का पूरा इक्वेशन होगी यहाँ से यहाँ तक कॉपी, ये कॉपी होके यहाँ पे इसको से पेस्ट करना है, एंड ब्रैकेट 1 बाय dt, ये इसका डिफरेंशिएशन होना है। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। अलग अलग करने का क्या मतलब हो गया, क्योंकि a b और c तो है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे a और b और c जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आ गया, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे ये a आ जाएगा बाहर, पहले वाले में a आ गया बाहर। अब डिफरेंशिएशन होता है t की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसका फॉर्मूला होता है t की पावर 4 है ना, t की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 आगे आ जाता है और t की पावर 1 से कम हो जाती है, तो ये हो जाता है इसका आंसर 4 t की पावर 3। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको जब तो, और t के रिस्पेक्ट में था तो t इसीलिए, तो ठीक है भाई ये कर दिया। उसके बाद प्लस क्या बचा, बी टी का क्यूब है, माइनस है भाई, माइनस बी टी का क्यूब है। बी टी का क्यूब का, अब बी तो क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होना है तो 3 आगे आ जाएगा, टी के पास की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब टी की पावर 2 बचा। ओके, उसके बाद प्लस क्या बच रहा है हमारा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सी टी डिफरेंशिएट होगा तो सी तो बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, डी टी बाई डी टी हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, अब ये आ गया। अब इसके बाद इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें। ठीक है, ये जो आया है इसको मान लो, इसको इज इक्वल टू बोल देते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का, यानी कि डी वेलोसिटी बाय डी टी, तो आएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, ये जो बनाई हमने वेलोसिटी की इक्वेशन, इसको करते हैं डिफरेंशिएट।
ठीक है, आओ कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो कैसे आएगा भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे 4a है ना, तो अब 4a हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन में 3 आगे आ जाएगा और टी का स्क्वायर बचेगा। ठीक, उसके बाद माइनस आएगा, हाँ भाई माइनस आएगा, माइनस। अब 3b तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है तो 2 आगे आ जाएगा, टी बचेगा केवल, टी की पावर 1, एक से कम हो गई। प्लस अब आप कह रहे हो कि सर सी का डिफरेंशिएशन वो जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कभी चेंज होगा नहीं, तो चेंज उसका क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। कितना आ गया, ये आ गया 4 3 12, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12a टी का स्क्वायर माइनस में 3 2 6 b टी, ये आ गया। ठीक, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब भाई ये है हमारा एक्सेलरेशन, अब इसको हमको फोर्स में बदलना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला, तो मास अगर m है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो भाई, मास तो m था, तो m तो यहाँ पे है ही, साथ में हमने m को बाहर ही रखो, बाकी ब्रैकेट में और ये वाली इक्वेशन दोबारा से लिख दो, 12 का a टी का स्क्वायर और माइनस 6 b टी, ब्रैकेट क्लोज। आ गया हमारा आंसर, यही तो होता है फोर्स। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसका कि सिंपल फार्मूला होता है, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग होता है ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अंडर रूट का कुछ होता है, अंडर रूट, ये सारे ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन, ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं। वैसे ही ये डी डी एक्स या फिर डी डी टी, किसी के भी रिस्पेक्ट में ये एक ऑपरेटर होता है, इसको हम डिफरेंशिएटर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑपरेटर, जो भी, मतलब आगे आप सीखोगे इस चीज़ को। खैर मैथ्स वाले तो सीखेंगे ही, उनको तो इस चीज़ को पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, बायो वालों के लिए क्या है कि जितना हम बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन में यूज़ होगा, केवल उतना मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे इतने की ज़रूरत थी तो इतना मैंने बताया, और भी पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो प्रीवियस क्लासेस देख लो, या तो लाइव क्लास अगर अटेंड की होगी तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स पढ़ते हैं। इम्पल्स क्या होता है, आपने सुना होगा या फिर आप खुद भी बोलते होंगे, इम्पल्सिव डिसीजन। क्या होता है उसका मतलब थोड़े टाइम में एक कोई अचानक से डिसीजन आपने बना लिया कि भाई आज मैं ये नहीं करूँगा, ये बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन है, यानी कि तुरंत सा बनाया हुआ डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पल्सिव है, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। तो इम्पल्सिव वर्ड तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इम्पल्स एक फिजिक्स में क्वांटिटी होती है, बेसिकली ये फोर्स से रिलेटेड होता है, तभी हम फोर्स के अंडर उसको पढ़ भी रहे हैं। जब एक ज़्यादा अमाउंट फोर्स, यानी कि ज़्यादा बड़ा फोर्स एक्ट करता है किसी एक बॉडी पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, अगर मैं इम्पल्स की डेफिनेशन की बात करूं, तो इट इज़ बेसिकली अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, इट्स कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है वो, और पूरे इस फिनोमिनन को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेशन में अगर लिख भी दूं यहाँ पे, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक फोर्स किसी बॉल पे एक्ट करता है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू प्रोवाइड अ फाइनाइट चेंज, टू provide a finite change in momentum, change in
मोमेंटम, इसी को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन है। समझ आ गया? इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि किसी बॉलर ने बॉल डाली, क्रिकेट में आ जाए, किसी बॉलर ने बॉल डाली और आपने एक शॉट लगा दिया लंबा सा, ठीक है, फुल टॉस पे मार दिया बाउंड्री पार। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। ठीक, एक और है, दीवार में कील ठोकनी है, कील लगाई दीवार पे और हथौड़ा मारा उस पर। तो हथौड़ा जो मारा आपने वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। वो भी एक एग्जांपल हो गया इसका इम्पल्सिव फोर्स का। ठीक, तो इम्पल्सिव फोर्स ना थोड़ा बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर कि उस उतने अमाउंट में कितना फोर्स लगा, है ना। उस समय के लिए फोर्स को कैलकुलेट कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, है ना। तो क्या किया गया कि फोर्स जो है उसको उतने टाइम से, यानी इंस्टेंटेनियस टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाता है आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम के बराबर इक्वल हो जाता है वो, और ये मेजरेबल क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, देखो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स ना। तो अगर आप इस तरीके से लिखो कि F इज इक्वल टू डी बाई डी टी हो गया, तो अगर हम डी टी इंटू एफ कर दें, मतलब फोर्स इंटू टाइम कर दें, तो वहाँ पे जो बचेगा हमारे पास वो तो चेंज इन मोमेंटम ही बचेगा ना। अगर मैं बात करूँ, ऐसा समझो आप कि अगर मैं जैसे डी जहाँ पे यूज़ होता है बहुत ही छोटे चेंज के लिए होता है, अगर मैं डेल्टा लगाऊंगा, डेल्टा यानी कि इस तरीके से जो ट्रायंगल होता है ऐसा, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगर फोर्स है आपका, ठीक है, तो इसी डेल्टा टी को मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा पी बचेगा। और डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। ओके, तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करके हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसको काउंट मेजरेबल बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो अब ये क्वांटिटी को नाम दे दिया इम्पल्स, किसको, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स को, जो कि क्या देता है आपको, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स डेल्टा को हटाते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो बेसिकली इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन। अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम। होता है कि नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली टोटल चेंज इन मोमेंटम लिख देते हैं हम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या, टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाता है वो, टोटल चेंज इन मोमेंटम। इतनी बातें क्लियर है। ओके, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अब बात आती है, क्योंकि सर ये मेजरेबल क्वांटिटी है तो उसको कुछ ना किसी चीज़ से तो डिनोट करते हैं। हाँ, इसको हम डिनोट करते हैं जे से। वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाइम थोड़ी वेक्टर होता है, बट फोर्स तो वेक्टर है ना। तो इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, या फिर जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन तो वही होता है भाई, डायरेक्शन में तो कोई अपने को इफ एंड बट करना ही नहीं है। ठीक, तो अब जो इम्पल्स होता है फोर्स, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, डिपेंड करता है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर अनचेंज रह रहा है। अनचेंज रहे तो जीरो ऑब्वियसली, है ना, और इंक्रीज है तो पॉजिटिव, डिक्रीज है नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम में चेंज आया। ठीक, तो अब इम्पल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक, सो ओके, चलो यहाँ से तो इम्पल्स हम जान लिए हैं, इम्पल्स में ऐसे कुछ बचा नहीं जानने के लिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर बेस्ड, चलो
क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे। भाई क्रिकेट वाला क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि वो बढ़िया है। सो आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन रहेगा तो इजीली भी हो जाएगा आपसे। अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल स्ट्रेट, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हो बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, यानी कि बॉलर ने बॉल फेंकी होगी, ऑब्वियसली बॉल को एक बैट्समैन ने ऐसा हिट किया। अच्छा अब यहाँ आप सोच रहे हो कि सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, बट यहाँ पे ना जब फोर्स से रिलेटेड कुछ पूछे तो हम अभी इम्पल्स अगर पूछे तो लीनियर मोशन लेके चलना, ठीक। सो अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल स्पीड नहीं चेंज हुई। इफ द बॉल इज 0.15 kg, मतलब 0.15 kg की बॉल है तो डिटर आपको बताना है इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ बॉल में, यानी उस बैट ने जब हमने बॉल को मारा तो कितना इम्पल्स वहां पे आया होगा। ठीक है, सोचने वाली बात है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना, सीधे सोल्यूशन पे आते हैं किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो मास हमारे पास 0.15 kg है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वो भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब बॉलर की तरफ जा रही है बॉल तो हम नेगेटिव ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी को, तो वो फाइनल वेलोसिटी की भी क्या हो जाएगी, -12 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है भाई, फोर्स इंटू टाइम होता है ना, तो आगे क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देना, मास इंटू क्या बचा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास तो सेम ही है, मास कॉमन ले लो, तो मास कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब हम साइन के अकॉर्डिंग रखते हैं, ओके ठीक है, तो कैसे करना है समझ में आ गया। अब अपने को केवल क्या करना है, देखो सब कुछ गिवन है, मास हमारे पास हो गया 0.15 kg, लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इक्वल है बट नेगेटिव साइन के साथ, 12 मीटर पर सेकेंड अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता है, तो हमारा इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स दिस विल बी इक्वल टू मास, भाई चेंज इन मोमेंटम होगा ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू, यही तो होता है, फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, ये हो जाएगा, मास ले लो कॉमन, तो v माइनस यू, ये तो फॉर्मूले का हो गया। अब इसको मास तो 0.15 kg, ब्रैकेट v क्या है, v है -12, फिर फॉर्मूले का माइनस, u क्या है अगेन 12, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, इज इट क्लियर। ये बात तो तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो रही होगी। उसके बाद क्या बचा अपना, उसके बाद ये हो गया 0.15 इंटू ये -24 हो गया, हाँ किसके इक्वल हो गया ये, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ, हमारा जो आंसर आएगा वो 3.6 ऐसा आएगा, -3.6 न्यूटन। ओके, तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो इसको हटाते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। डिस्कशन ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आखिर वो है क्या और कैसे हम उसको इम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ में, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ
ऑफ मोशन। मोशन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है टू एवरी थर्ड लॉ, ठीक है, टू एवरी लॉ देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ये बात तुम लोगों को क्लियर है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि पहला जो उसको ऑब्जर्वेशन होता है, पहला जो कंक्लूजन निकल के आता है इसका, वो आता है ये कि फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं। फोर्स हमेशा, यानी कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। कभी भी कोई भी फोर्स पेयर में आएगा। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल ऐसे रखा हुआ है, क्लास 9 की चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपली स्टेशनरी ऐसे रेस्ट पे रखा हुआ है तो ग्रेविटी की वजह से वो रुका हुआ है नीचे, उसको बैलेंस करता है रिएक्शन फोर्स। और ऐसा नहीं है कि वेट की वजह से रिएक्शन फोर्स आया या फिर रिएक्शन फोर्स की वजह से वेट लग रहा है ना, ये एट एन इंस्टेंट आते हैं दोनों। ठीक है, तो फोर्स हमेशा बेसिकली यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फोर्स किसी ए बॉडी पे लग रहा है बिकॉज ऑफ बी, तो वो हमेशा इक्वल होगा और अपोजिट टू द फोर्स जो कि बॉडी बी पे लग रहा है बिकॉज ऑफ ए, ऐसा समझो। ठीक है, तो कहते हैं ना एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ एफ बी ए, तो वही चीज़ है। और एक और चीज़ है कि इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशन नहीं होता। सेकंड नंबर जो सेकंड कंक्लूजन है इसका वो ये है कि देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन। कॉज इफेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है, RELN मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म। कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशन है, इसको मैं सेकंड लाइन पे लिख देता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसका जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा उसकी वजह से दूसरा लग रहा है ना, वो एक दूसरे पे नहीं ऐसा डिपेंड कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि जो फोर्स ए पे, बॉडी ए पे लग रहा है बिकॉज ऑफ बी, और जो फोर्स बी पे लग रहा है बिकॉज ऑफ बॉडी ए, वो सेम इंस्टेंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम पे एक्ट कर रहे हैं दोनों। बट ऐसा नहीं है कि फोर्स जो ए पे लग रहा है बी की वजह से, उसी की वजह से बी फोर्स लगा रहा है ए पे, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये होता है। और तीसरा तो आप लोग को पता ही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मतलब वही नाइन्थ वाली चीज़ें हैं, जैसे एफ कहते हैं ना ए बी, यानी फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी इज इक्वल टू होगा, अगर थर्ड लॉ की बात करें तो नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए। ठीक, यानी कि अगर हम इसको टोटल करेंगे तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर देखो उसको, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा ना, बस यही है। बाकी इसके जो ज़्यादा डिटेल में आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन। खैर, अब क्योंकि इसका एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं तो इसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके और एप्लीकेशंस को देखते हैं डिटेल में। तो क्या क्या आप लोग कुछ सोच सकते हो थर्ड लॉ का एग्जाम्पल? बिल्कुल सोच सकते हो, सब सोच सकते हैं भाई। हम चलते हैं इसी वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से हम चलते हैं। हम जो चल पा रहे हैं, खड़े होकर चलते हो, जो किसके वजह से चलते हो, वो रिएक्शन फोर्स की वजह से ही चलते हो। आपको पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है, और ये हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में पढ़ा है एक बार। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टेशनरी, ठीक है, क्यों रखा है, रिएक्शन फोर्स की वजह से रखा है। एक्शन रिएक्शन वहाँ पे भी लगता है। इसी तरीके से जो हमारा हॉर्स एंड कार्ट होता है वो इसी वजह से तो होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं थर्ड लॉ के, डजंट मैटर। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम अपना वापस से उस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं।
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा लंबा भी है। कह रहा है 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल, ठीक है, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल हैं। बिलियर्ड बॉल यानी कि स्नूकर पूल किसी ने देखा है, खेला है, जो स्टिक से हमारे स्पोर्ट्स सेंटर में भी रखा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने और खेला भी होगा। एंड ये स्ट्राइक करती है एक बॉल को विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स, सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल के साथ कर रही है, ठीक है। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड। चेंज इन द स्पीड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लेना। चेंज इन द स्पीड विदाउट चेंज इन द स्पीड, तो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल्स। नहीं, वॉल की वजह से कितना इम्पल्स आया उन पे वो निकालना है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल क्या है, तो ठीक है वो निकालना। देखो क्या हो रहा है पहले केस में, ये जो पहला है, देखो 2 फिगर मैं बना रहा हूँ ए एंड बी, ओके। तो क्या हो रहा है, बॉल इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है और सेम स्पीड से वापस चली जा रही है। और दूसरे में क्या हो रहा है, बॉल ऐसा समझो कि इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है बॉल, और यहाँ दीवार से भिड़ के इसी डायरेक्शन में ऐसे वापस चली जा रही है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th में आपने पढ़ा था, उस टाइप का कुछ दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यही केस है हमारे पास, ओके ओके। नाउ चलो अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा तो ध्यान से सुनना। सपोज करो u, स्मॉल u स्पीड है दोनों बॉल की, ईच बॉल की, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल, क्योंकि स्पीड तो नहीं चेंज हो रही, लिखा है ना स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो दीवार के भिड़ने के बाद भी स्पीड है यू है, और दीवार के भिड़ने से पहले भी स्पीड यू है, तो कंसिडर करो कि ये यू हमारी एक स्पीड है बॉल की बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विद द बॉल, और स्मॉल एम है मास ईच दोनों बॉल का, ठीक है, दोनों बॉल यूज कर रहे हैं तो दोनों बॉल का क्या है, एम है मास, ठीक। और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहाँ पे होता है आप तो बताइए, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, ना मुझे बनाने की जरूरत है। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल में होता है और वाई एक्सेस आपका वर्टिकल में होता है, वैसे ही चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो आपका अगर मैं दोनों कहते हैं ना मोमेंटम लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ आपका कंपोनेंट के फॉर्म में, तो अलग अलग क्या हो जाएगा, चलो मैं इस तरह से बताता हूँ आपको। ऐसा समझो कि सपोज ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा, ये हमारा वाई का डायरेक्शन है, और ये वाली हमारी एक्स की डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, वो वाई का डायरेक्शन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक। इतनी बातें हैं क्लियर। नाउ वी कैन मूव, कि हम लिख सकते हैं लेट यू बी द स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में आते हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तुम भी इधर को आ जाओ, ये तो डायरेक्शन की ही बात है तो डजंट मैटर। ये तो ये है हमारे पास डायग्राम, और सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसका बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन जाएगा तो इसलिए डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। लेट यू बी द स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ each ball before and after the collision with the wall, ठीक है। कुछ गड़बड़ लिखा हो स्पेलिंग तो आप लोग ठीक कर लेना अपने में। तो ये है, इज इट क्लियर। सो एंड लेट मास m ऑफ ईच बॉल, सारे बॉल का मास m है ना,
और एक्सेस हमने चूज कर रखे हैं, ठीक। सो अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर ए टू फर्स्ट डायग्राम, जहाँ पे बॉल आ रही है और सेम स्पीड के साथ वापस चली आ रही है, यानी यू, ठीक है, यू लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे भी यही है, यू के साथ आ रही है, यू के साथ वापस भी जा रही है। चलो ये है इस तरीके से। सो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हमारा जो कहते हैं ना मोमेंटम एक्स कंपोनेंट, ठीक है, इनिशियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू यू। क्लियर है, m इंटू यू के बराबर होगा वो। और इसी में अगर मैं आगे पी वाई इनिशियल लिखूं तो क्या कोई मोशन हो रहा है वाई के डायरेक्शन में इस फिगर में, पहले फिगर में, पहले वाले डायग्राम में देखो मोशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, एक्स के अलॉन्ग हो रहा है ना, वाई के अलॉन्ग हो रहा है कोई मोशन नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम, जीरो, है ना। फाइनल की बात कर लेते हैं, तो पी एक्स फाइनल क्या है, वो भी एम यू है। और पी वाई फाइनल क्या है, पी वाई फाइनल कोई मोशन है क्या उसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो ये भी हो जाएगा जीरो। इज इट क्लियर, ठीक। अब हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है, क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं है, बिल्कुल यही है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक्स वाले मोमेंटम को लेंगे, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, ये कितना हो जाएगा, ओके, तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। तो ये हो जाएगा एम यू माइनस फॉर्मूले का, और इनिशियल अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं वेलोसिटी तो वापस आ रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू ब्रैकेट में माइनस ऑफ u। कहाँ से माइनस आया भाई, फाइनल वेलोसिटी थी ना, फाइनल वेलोसिटी तो चलो हम u मान के चलते हैं, या फिर चलो जिसको छोड़ो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, उसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव लेके चल रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख दूं क्या, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारी अगर u है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ u ना, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे आ रही थी, भिड़ के वेब से गई वॉल से, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम यू। कहाँ से आया ये, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू है, एम इंटू माइनस यू, तो माइनस ऑफ एम यू, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर m इंटू इनिशियल वेलोसिटी जो कि है, तो ये हो गया माइनस 2mu, हुआ ना। तो ये इम्पल्स हो गया x कंपोनेंट। अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट की बात करें ऑफ इम्पल्स, तो आप आंख बंद करके क्या बोल दोगे, जीरो। दिख ही रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे तो ये नहीं था ऐसा, तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन मोशन।
तो जो एक्चुअली में इम्पल्स का जो डायरेक्शन आ रहा है, आपको क्या निकालना था पहले में? डायरेक्शन ऑफ निकालना था ना, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो हमने इम्पल्स निकाला, तो इम्पल्स कितना आया? नेगेटिव। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव से आपको क्या समझ में आ रहा है कि द नेगेटिव इज शोइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्स डायरेक्शन ये वाली है ना, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, नेगेटिव इसके अपोजिट ये वाली। तो हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव इज शोइंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ रहे हो इस बात को? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन। ठीक, तो फोर्स ऑन द वॉल मतलब फोर्स जो कि वॉल पे लग रहा है ड्यू टू द बॉल, ठीक है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है किसके? वॉल के अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिंपल दिख रहा है आप लोगों को? देखो इस तरीके से वॉल आ रही है, बॉल नॉर्मली इस वॉल पे आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ऐसा बना हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो ये नॉर्मली बॉल आ रही है यहाँ पर। ठीक, हमको डायरेक्शन की बात करनी थी ना, तो हम ये सब चीज़ की बात करेंगे। क्लियरली हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल। डायरेक्शन की बात करें, नॉर्मल टू द वॉल, नॉर्मल टू द वॉल अलोंग पॉजिटिव। वॉल कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, देखो नॉर्मल है इस पे। ठीक है, तो वहां से वो चीज़ क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये तो हो गया हमारा। अब हम सेकेंड फिगर पे आते हैं, सेकेंड वाले फिगर पे आते हैं, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले फिगर पे आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बन रहा है नॉर्मली के साथ। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं पहले। तो मैं दूसरे कलर से नॉर्मल बनाता हूँ, जिससे कि दिखे हमें कि हमारा एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से ये तो क्यों ब्लू? चलो कोई बात नहीं, ओके। इसको थोड़ा सा इधर से टिल्टेड सीधा करेंगे, ओके। थोड़ा सा और इसको टिल्ट करते हुए डायग्राम, ठीक, चलो हो गया। सपोज कर लो कि ये जो एंगल है ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, ऑब्वियसली ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल के साथ जा रही है, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे, ओके। तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब आते हैं डिस्कशन पे। अब आप जानते हो कि यहाँ पे अगर हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की बात करेंगे, तो क्योंकि वेक्टर आप लोग ने पढ़ रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा वेक्टर हमारा इस तरीके से, तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, दो रेक्टेंगल कंपोनेंट। अगर ये इधर से है तो एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों कंपोनेंट आएंगे। क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ चुका है, हम ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली लिख सकेंगे। ठीक, ओके। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम पी एक्स इनिशियल की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो हम यहीं पे शुरू करते हैं। तो पी एक्स इनिशियल की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, सोचो और बताओ। एक्स कंपोनेंट जो है इसका इनिशियली किसके बराबर होगा? किसका? मोमेंटम का। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे आप? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे ना, एक्स वाला। तो कौन सा कंपोनेंट है इसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनिशियली की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस वेक्टर की बात हो रही है। अगर हम इस वेक्टर की बात करें
तो उसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। ऐसे जा रहा है वेक्टर, उसका दो कंपोनेंट निकलेगा। अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, ऐसा, इस वेक्टर को अगर मैं और थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दूं यहाँ पे, ठीक, तो उसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। सोचना ध्यान से। एक ऐसा आएगा, ठीक है, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा, ऐसा आएगा, आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये बदल जाएगा 30 डिग्री में, ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये तो एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, इससे जो सीधा निकल के जा रहा है, ये कॉस कंपोनेंट हो गया कि नहीं हो गया? एंगल के सटा वाला, जो एंगल से बिल्कुल सटा हुआ रहता है, वो कॉस कंपोनेंट हो जाता है, और ये हमारा साइन कंपोनेंट होता है, ठीक। तो ये वाला जो हो जाएगा राइट साइड में जो जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा u cos 30, और नीचे वाला u sin 30 हो जाएगा। और नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियली, कौन सा? इनिशियली आपका वो मोमेंटम, इनिशियल का y कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इनिशियल में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा m u cos 30 डिग्री, ठीक, एम यू कॉस 30 डिग्री हो गया। अब इसी का इनिशियल लिख लें, पी, इसका वाई कंपोनेंट इनिशियल। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्या एम यू सिंपली साइन 30 लिख दें? सिंपल जाएगा क्या? नहीं, ये जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। क्यों जाएगा नेगेटिव? ठीक है, ये नेगेटिव वाई की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, देखो नेगेटिव वाई की तरफ है इसका डायरेक्शन, तो इसकी वजह से आएगा यहाँ पे नेगेटिव। एंड बचा क्या हमारे पास? एम यू साइन 30। अच्छा भैया, चलो अब हम बात कर लेते हैं, ए पी वाई हो गया, पी एक्स हो गया, पी एक्स, हाँ, पी एक्स फाइनल की। पी एक्स फाइनल कैसे लिखेंगे? सोचो सोचो और बताओ। देखो, पी एक्स फाइनल जो होगा, अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, अब ये वेक्टर इधर को जा रहा है, इसको हटा देते हैं, इसका तो काम हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं है मैम। चलो, हाँ, अब बात कर लेते हैं इसकी, अलग कलर से करते हैं जिससे कि क्लियर दिखे हमें। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसा जाएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट तो वही पुराना वाला कंपोनेंट है, और ये वाला आपका कॉस कंपोनेंट है, ये कॉस थीटा कंपोनेंट क्योंकि एंगल से सटा हुआ है, और ये साइन थीटा कंपोनेंट है इसका फाइनल का, ठीक। तो इसका जो फाइनल हो जाएगा पी एक्स फाइनल, पी एक्स फाइनल क्या हो जाएगा? अब देखो, पॉजिटिव, ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव एम यू क्या कॉस 30। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, बहुत समझ के लिखना, कोई भी चीज सेम नहीं है, कुछ अगर लिखा जा रहा है उसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे क्यों माइनस आया? क्योंकि ये किसकी, किधर की तरफ पॉइंट कर रहा था? नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा था ये, देखो, ठीक है, ऐसे भी आया। और जो हमारा अभी इसके पहले हमने कंपोनेंट लिखा था वो बिल्कुल राइट साइड की तरफ सीधा था, तो वहाँ पे पॉजिटिव था हमारा एम यू कॉस 30 60 कॉस 30 डिग्री, दिख रहा है तुम लोग को? तो हर चीज़ का लॉजिक है। अब यहाँ पे पी वाई, अगर मैं फाइनल की बात करूँ, तो अब ये क्योंकि पी वाई फाइनल क्या है, कुछ चेंज हो जाएगा क्या इसकी वैल्यू? नहीं, ये तो इधर ही की तरफ था, तो ये सेम ही रहेगा। क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम यू साइन 30, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई यही एरो तो है जो कि पहले भी यूज हुआ है हमारा, यही एरो, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये चारों वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इस पे वही ऑपरेशन करेंगे जो हम पिछली बार करे थे,
इम्पल्स निकालेंगे। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स कैसे निकलेगा भाई? हाँ, फाइनल वाला माइनस इनिशियल, भाई चेंज इन मोमेंटम तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या है इसका? माइनस ऑफ एम यू कॉस 30, फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले का और एम यू कॉस 30 वहाँ से इक्वल टू माइनस ऑफ 2mu cos 30। वाह भाई, ये तो ठीक है। अब y कंपोनेंट ले लेते हैं। y कंपोनेंट, अब यहाँ पे y कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा, y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। कहा था ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपली इस तरह से तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अगर मैं भी दूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दूंगा ना, कि इसमें से सोचना पड़े करने की थी कि हाँ हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आना भी तो चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा भाई, इसको कर लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे भी वही खेल है, बट यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, हालांकि यहाँ पे तो पहले से जीरो था तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो गया, बट यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल तो ये है माइनस के साथ, फिर माइनस, फिर माइनस इसका वो प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कैसा हो जाएगा देखो, ऐसा ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम यू साइन 30, फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर अगेन माइनस एक्सप्रेशन का, एम यू साइन 30 ब्रैकेट बंद, ये हो गया ज़ीरो। जिसको जिसको अगर दिमाग में नहीं घुसा एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकता है, दोबारा से रिवाइंड करके देख लोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके लास्ट में डिस्कशन में हम क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग, अलोंग क्या, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अगेन देखो डायरेक्शन क्या आया, ये तो जीरो हो गया लेकिन एक्स कंपोनेंट का क्या है, नेगेटिव आ रहा है ना। देखो ये वाला चीज, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इम्पल्स की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह सकते हैं, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगेन जो पहले था इसमें भी वही आया, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ठीक है, हमने निकाल डाला, ठीक। और तो इसमें ऐसा कुछ हमें करने नहीं है, हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब बात करता है आपका द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल्स। वो भी आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो क्योंकि इम्पल्स आपने निकाल रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेशियो अपन को निकालना है, तो डजेंट मैटर, हम सब कुछ कर लेंगे। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल वो भी हमने निकाल डाला यहाँ से, ठीक है। इम्पल्स कैलकुलेट करा, वहाँ से हमारा सारा कुछ चीज़ें आती चली गई। इज इट क्लियर? तो ठीक है, अगर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल है ना भाई। 2mu किससे आ रहा था, 2mu पहले से आ रहा था, मतलब जब ये माइनस ऑफ 2mu यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, इसका रेशियो निकालना है इससे, माइनस ऑफ 2mu cos थीटा, तो ये 2mu कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली cos 30 डिग्री बचेगी। तो cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है आई थिंक √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 समथिंग आएगा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। रेशियो निकालना है, पहला चीज़ हमने निकाले, दूसरा आप निकाल लेना, आपके ऊपर है। तो इस वीडियो के बाद अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, बट वो सिंपली अगर वेक्टर क्लियर हो चुका है ना तो सारी कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार, इसीलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अगर आ गया तो सारा टॉपिक क्लियर होता जाएगा, उसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम टेंशन वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और है ना पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम मास वगैरह क्या आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें कैलकुलेट करने को। सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे एनसीईआरटी का, पूरे मतलब क्लास 11th का, तो टाइम तो लगेगा। अब बड़ा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन भी था तो उसमें भी हमने टाइम लिया, और अल्टीमेटली चीज़ें ख़त्म हुई। इसी तरीके से फिर हम आगे इसको कंप्लीट करके फ्रिक्शन वगैरह है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और कैसे हम सर्कुलर मोशन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो सर एक सर्कुलर मोशन तो मैंने आप लोग को नॉर्मली भेजा था जो कि बिल्कुल क्लास 9th वाली चीज़ थी, उसमें कुछ अलग नहीं था। बट अब जो इसके बाद जो इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते चलो, ठीक है। जितना क्वेश्चन लगा सकते हो उतना क्वेश्चन लगाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम ही लोग की प्रैक्टिस होगी।